हाँ जी, हम पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन कोशिश कर रहे थे कि 1 मिनट में हो जाए, और हम लगभग 99% कामयाब भी हो रहे हैं उस चीज़ में, है ना। ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, और साथ के साथ हम जो है नए क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, बन सकते हैं, वो भी कर रहे हैं, है ना। अब तक आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देखिए, और क्लासेस साथ के साथ देखिए, पूरी देखिए, आपको यहीं से चीज़ें कवर होती जाएगी। दूसरा, जो हम आगे क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, उसके लिए भी कमेंट करके बताइए कि सर हमको इस टॉपिक में दिक्कत आती है, तो मैं कोशिश करूंगा उन्हीं टॉपिक में से कोई एक टॉपिक उठाऊं, और हमारा जो काम यही रहने वाला है, जहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं सबके, सबसे पहले वो टॉपिक उठाया जाए, है ना। जो 70 से 80 क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बता रहा था कि यार अपन 60 to 64 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, और कोई और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए ना तो वो 70+ भी जा सकता है। इतना कहना चाहता हूं कि चीजें आसान आती है, बस वही कि हमने पढ़ नहीं रखी है, करते कैसे ये नहीं पता। अगर हमने 70 अगर अच्छी मेहनत करेंगे ना तो हो जाएगा, डरना नहीं है। हम ग्रेजुएशन के भरोसे बहुत कुछ कर सकते हैं, 11th 12th भी करना है, अपना टीचिंग मेथड्स भी करना है, जीके भी करना, बट ये वाला पार्ट ऐसा है कि तुम रोज की 1 घंटे की क्लास देखो और आधे घंटे पुराना रिवाइज करो, है ना। क्या याद करना है अब बताओ। अब तक डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के मेथड याद रखने हैं, कैसे क्वेश्चंस करना वो तो समझ आ गया, डिफरेंशिएशन ही करना है और ऑब्जर्व करना है, अपना दिमाग एक जगह रखना है, ऑप्शंस को देख रहे हो तब तक। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में क्या था, हायर डिग्री में कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म थी और क्लारेट लाग्रांज और ये कुछ कुछ चीजें और सिंगुलर सॉल्यूशन, हम 15-20 मिनट में हम इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली है। अब जो हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा अगला टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, या अचर गुणांकों का रैखिक अवकलन समीकरण। बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा अब से कि हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर उनको समस्या आ रही है ना, तो कोशिश करेंगे हिंदी में भी चीजें चलती रहे ताकि वहां भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलिए, अचर गुणांकों के रैखिक अवकलन समीकरण, हमारा वही पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के अंदर नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, कहां से बन सकते हैं, वो चीजें देखेंगे, है ना, और फिर उसके बाद हम यहां इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नए क्वेश्चंस क्या हैं, पुराने क्या है ना, हमारे एग्जाम के क्या है सेकंड ग्रेड के लिए, इसी में असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या पूछ रहा है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अचर गुणांकों के रैखिक अवकलन समीकरण, और इस से कम 2 क्वेश्चन तो बनते हैं, है ना, 1 से 2 क्वेश्चन इससे, और फिर जो आगे हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकलन समीकरण सेकंड ऑर्डर तक की, है ना, वहां पर भी चीजें बनेगी। पहले हम थ्योरी वाला पार्ट, उसमें हमारे पास ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके गुणांक अचर हैं रैखिक अवकलन समीकरण के, वो किस टाइप की दिखेगी, और सारी इसमें नई नई चीजें तुमको निकल के आएगी। थ्योरी से ही हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं कि हाँ एग्जाम में ऐसा आ जाए तो ये करना है, ठीक है। चलिए, टाइप क्या है, a0 d टू द पावर n प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 प्लस an y इक्वल टू q, है ना, f ऑफ dy इक्वल टू q। इसको पूरे को लिख रहे हैं f ऑफ d। ये देखो d में पॉलिनोमियल है, d में बहुपद है जहां पावर कितनी है n, और a0 a1 an क्या है, वो कॉन्स्टेंट्स हैं, अचर हैं, इसलिए अचर गुणांक। रैखिक अवकलन समीकरण की मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक डेफिनेशन बोली थी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उन सब की पावर 1 होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल y की पावर भी 1 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि कहीं पर भी डेरिवेटिव्स, है ना, का प्रोडक्ट आपस में नहीं हो, और y का प्रोडक्ट भी उन डेरिवेटिव्स के साथ नहीं हो, तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है। तो ये लीनियर है क्योंकि हमारे पास ये है ना, इसको ऐसे है a0 dn y प्लस a1 dn माइनस 1 y, ये y सबसे बाहर लिख के लिखा है अपन ने। आसान तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि जो स्टैंडर्ड मेथड है ना, वहां से हम
क्वेश्चंस हटके करने की कोशिश करेंगे, बट कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हमारा जो मेथड है उनसे करने में थोड़ी आसानी रहेगी, इस टाइप के पर्टिकुलर। आगे वाले में तो हम चीज़ें ऐसे उड़ाएंगे कि तुम कहोगे क्या क्या बात कर दी सर, है ना। जैसे पता नहीं किसी एक ने कमेंट किया था, सर तो हैकर, तो हैकर वाली फीलिंग दिखा देंगे, ठीक है। हाँ, पता नहीं क्या करते रहते हो यार तुम लोग। हाँ आगे, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ठीक है। क्यों किसका फलन होना चाहिए, एक्स का फलन होना चाहिए, है ना। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस क्या होगा, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू आ जाए और क्यू जीरो नहीं हो तो इसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस विषमघात कहते हैं। होमोजीनियस मतलब समघात। इसमें क्या काम आएंगे अभी बताते हैं, और नए क्वेश्चंस बिल्कुल अभी हमारी थ्योरी से बनते जाएंगे, देखना। दूसरा, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू जीरो हो तो उसको कहते हैं होमोजीनियस, मतलब एफ ऑफ डी वाई, है ना, जो भी है वो होमोजीनियस, और एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो नॉन होमोजीनियस। मतलब एक राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है तो नॉन होमोजीनियस, जीरो है तो होमोजीनियस, ठीक है। बस ये शर्त ये ध्यान रखनी है, कई बार इस क्यू को उधर ले जाके उल्टा फुल्टा कर दे तो अपने को डरना नहीं है, ठीक। फिर बात करते हैं ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, उनके हमारे पास जो है जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका जनरल सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। क्या होगा, कैसे होगा, वो बहुत हमारा सीखने वाला था, अब हमको क्वेश्चंस करने बस। सी एफ को कहते हैं पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या कहते हैं, पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पी आई को कहते हैं विशेष समाकलन या पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। फिर आगे इसके ऊपर कुछ कुछ कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। पहला, जो सी एफ है, क्या है, सी एफ, वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। वी सी एफ है तो एफ ऑफ डी वी इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। ये ध्यान रखना, खासकर जब हम लीनियर डिफरेंशियल रेखीय अवकलन समीकरण पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर की, जिसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, उस टाइप में ये वाली कंडीशन हमारी रामबाण साबित होगी। इसको देख के तुम्हारे मन में लड्डू फूटेंगे, अरे वाह क्या कंडीशन है, हाँ सच में कि यार क्या बात है, बस ये काम में लेंगे हम, ठीक है। दूसरा, यू पी आई है, कौन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो कहेंगे एफ ऑफ डी यू इक्वल टू क्यू, है ना। ये वाली कंडीशन भी देखो ये ऐसे ही आ रहा है ना। सी एफ के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, किसके लिए, सी एफ के लिए, ये किसके लिए करेगा, पी आई के लिए। अगर यू पी आई है तो ऐसा हो जाएगा, वी सी एफ है तो ऐसा हो जाएगा। बस ये अपने को याद रखना है, ध्यान रहेगा, क्योंकि ये बहुत काम का है, ठीक। फिर आगे, होमोजीनियस है, कौन, अगर होमोजीनियस है तो एन एल आई सॉल्यूशंस होंगे। वैसे रॉन्स्कियन हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बट फिर भी अब अपने को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर होमोजीनियस है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एन एल आई सॉल्यूशन होंगे, एन आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। फिर नॉन होमोजीनियस है तो एन प्लस वन एल आई सॉल्यूशन होंगे, कितने, एन प्लस वन। अगर होमोजीनियस है तो इक्वल टू में क्या आएगा, जीरो, यहां वाई कर देते फिर से, है ना। होमोजीनियस है तो इसके जो सी एफ हैं वो कितने मिलेंगे हमको, यहां से अलग अलग एन मिलेंगे, है ना। वो एल आई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एल आई होनी चाहिए। क्वेश्चन एक बन सकता है, इसके ऊपर हम करेंगे कि वो जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो जो है वो एल आई होना चाहिए। एल आई होने का मतलब क्या होगा कि उनका जो है ना एक दूसरे से नहीं बन सकते। वो कैसे नहीं बन सकते, क्या नहीं बन सकते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आप अभी तक ये ध्यान रख लो, होमोजीनियस है तो एन एल आई सॉल्यूशन होंगे, और नॉन होमोजीनियस है तो एन प्लस वन एल आई सॉल्यूशन होंगे। और इसके जनरल सॉल्यूशन में एन आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, एन ऑर्डर की, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, एन आर्बिट, है ना। हमको ये भी एक ध्यान रखना है, अगर हमारे पास
n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे और वो Li होंगे। वो कैसे होंगे हम इक्वेशन की हेल्प से सीखेंगे, ठीक है। चलिए, नॉन होमोजीनियस में n+1 क्यों हुए, n इसके और एक ये पर्टिकुलर इंटीग्रल वो ये होता है कि जो CF से नहीं मिल रहा हो, है ना, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, PI आ जाता है, और ये दोनों मिलके इसका जनरल सॉल्यूशन मिलता है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। तो हमको अब याद रहना चाहिए, अगर होमोजीनियस है, समघात है, तो NLi लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, स्वतंत्र, लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिक स्वतंत्र, है ना, वो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे और उसके सॉल्यूशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरा, नॉन होमोजीनियस है तो n+1 Li सॉल्यूशन होंगे और ये इसमें भी क्या होने चाहिए, n आर्बिट्री कांस्टेंट ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए, ये शायद ऊपर वाली लाइन मिस हो रही है हमारे पास, है ना, तो मैं क्या लिखा है ऊपर बता दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा है। क्या लिखा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। हाँ जी, नए क्वेश्चंस जो फ्रेम हो सकते हैं अब तक कि भाई हमारे पास ये दोनों पर अब तक फ्रेम नहीं हुआ है। जो CF है वो होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो PI है वो नॉन होमोजीनियस पार्ट को सेटिस्फाई करेगा, है ना। किसको संतुष्ट करेगा, ये बन सकता है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है ना। चलिए, अगला यहां लिखा है ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण, ये शायद मिस हो रहा है तो हम, चलिए क्या है देखना, ऑक्सिलरी, है ना, आप लिख लेना ऑक्सिलरी, यहां ये लिखा है ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण क्या होगी, f ऑफ डी वाई इक्वल टू कितना है, q है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण क्या होगी, f ऑफ m इक्वल टू 0। कैसे मिलेगी, d बराबर m लिखो और y बराबर 1 लिखो, n घात का ये पॉलिनोमियल मिलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि मैं वहां पर जो इक्वेशन थी a0 d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस an y, इसमें अगर मैं d की जगह m लिखूं और y की जगह 1 लिखूं तो ये बहुपद मिल गया ना, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, n डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। फिर आगे, है ना, मेथड ऑफ फाइंडिंग CF। अच्छा, CF निकालने के मेथड क्या क्या है, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे ही नहीं, हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम ये भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, बहुत आसान से तरीके से कि CF हमें अभी बताएंगे, देखना, है ना। हम ये करेंगे नहीं, हम सीधा f ऑफ d पर काम करेंगे। क्यों m करें, मतलब लिखने के लिए बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज नहीं हो, उसके लिए हम कहाँ से कंफ्यूज होंगे, हम तो इसमें धुरंधर हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम ये ऑक्सिलरी बस नाम का है कि हाँ ठीक है तुमको पता हो, बस। आगे CF फाइंड करने के अलग अलग तरीके। पहला मेथड, f ऑफ m इक्वल टू 0 के रूट्स आ जाए तो क्या होगा, m1 m2 mn हो, क्योंकि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसके पास अधिकतम n रूट्स हो सकते हैं। वो n रूट ये हैं, उनमें से रियल, सारे रियल भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ बराबर भी हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो उन सभी के लिए हम क्या लेकर आए हैं कि सभी ऑल आर डिफरेंट बट रियल, सभी अलग अलग हो परंतु क्या हो, रियल हो। तो CF क्या होगा, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस Cn e की पावर mnx, कंफर्म। फिर आगे m1 और m2 दो बराबर और बाकी सारे अलग अलग हैं और रियल हैं, तो क्या होगा, CF C1 प्लस C2x e की पावर m1x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस Cn e की पावर mnx। मैं इसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा क्योंकि ये हमने बहुत बार देखा हुआ है। जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर चुका है या कर रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पहली बार कर रहा हो तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है अपने को, इतनी सी बात है। फॉर्मूले मैथमेटिक्स के लिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसके जितने फॉर्मूले अच्छे होंगे,
क्योंकि हम रुकते कहाँ हैं यार, इसका फॉर्मूला नहीं याद आ रहा CF का, यार PI का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला याद हुआ काम हो जाएगा। याद करने हैं अपने को बैठ के, ये जो थ्योरी लिख रहे हैं ना अपन, ये तो तुमको मुंह पे याद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के ये फॉर्मूले, फर्स्ट ऑर्डर हाई डिग्री के ये फॉर्मूले, ये है ना। सिंगुलर सॉल्यूशन में ऐसा आ जाए तो हमको ये करना है, ये इतनी सारी चीजें याद है ना, तो एग्जाम में सारा क्लिक करेगा तुमको क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएंगे। अभी पता चल रहा है ना, हो सकते हैं, ठीक है। हाँ आगे 2 बराबर है, तब 3 बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर m1x, और बाकी जो है m4x, ये बाकी कैसे आ जाएंगे, ठीक है। कैसा आएगा C1 प्लस C2x प्लस C2x स्क्वायर, यहाँ पे 3 बराबर हुए तो मतलब 3 हो गए 4 हुए तो यहाँ प्लस C4x क्यूब e की पावर m1x, और फिर आगे जो भी रूट्स बन रहे हैं वो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स हुए, कौन से कॉम्प्लेक्स, तो क्या होगा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा फॉर्म में होते हैं ये कॉम्प्लेक्स वाले। तो जो CF है e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x e की पावर अल्फा x, यहाँ आ जाएगा C1। अच्छा इस चीज को हम अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो तो क्या आएगा e की पावर अल्फा x C1 ये कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ध्यान करने वाली बात क्या है कि भाई यहाँ दोनों जगह सेम कोफिशिएंट रहेंगे, अलग अलग नहीं रहने वाले। जिसमें अलग अलग होंगे वो ऑप्शन ही नहीं बनेगा। इसकी जगह ये दो ये भी अपने को ध्यान रखने हैं, e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 है ना, और एक ये e की पावर अल्फा x C1 साइन बीटा x प्लस C2, ये भी बन सकता है, ठीक है। ये दोनों तीनों अपने एक ही हैं। फिर इसमें कि कॉम्प्लेक्स में भी 2 बराबर आ जाए कि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा 2 टाइम आ जाए, तो फिर उसमें क्या होगा e की पावर अल्फा x C1 प्लस C2x कोस बीटा x प्लस C3 प्लस C4x। ये कब है, जब कॉम्प्लेक्स में भी अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा 2 टाइम आ जाए, रिपीट हो जाए, तब ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक ही आ जाए फोर्थ कि अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा और बीटा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर जैसे 4 नहीं है, 9 नहीं है, 16 नहीं है, 25 नहीं है ना, जिसका स्क्वायर से हम ये इंटीजर नहीं मिले कुल मिला के सॉल्व करने पर, तब हम कहेंगे कि इसका जो है CF e की पावर अल्फा x C1 कोस हाइपरबोलिक, क्या है कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x। इसका भी सेकेंड फॉर्म हम ऐसा लिख सकते हैं e की पावर अल्फा x C1 कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C2, और एक कैसे लिख सकते हैं, बस ध्यान रहे हमको ये एग्जाम में फॉर्मूले के तौर पर ही पूछ ले। देखो ये तो सबको पता है, ये वाला कई बार हमसे मिस हो जाता है, तो इसके लिए एक ये तो कह दे कि इनमें से कौन सा CF नहीं है, तीनों देखे। देखो उसका पैटर्न यही रह रहा है आजकल, फॉर्मूले देके और तुमसे पूछ ले कि कौन सा सही नहीं है क्या नहीं है, 2 स्टेटमेंट दे दे और दोनों पूछ ले कि पहला सत्य है दूसरा गलत है ना, ऐसे वाले स्टेटमेंट दे दे। तो भाई हमको ये याद, पता नहीं बच्चों को कई बार ऐसा सुनने में आता है कि और स्टेटमेंट पूछे, अरे तो क्या हो गया, स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। उस चीज की अगर तुमको थ्योरी याद है तो स्टेटमेंट हो जाएंगे ना। कोई स्टेटमेंट बोला कि जी ये है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का CF बनेगा अगर ऐसा हो, दूसरा स्टेटमेंट ये भी ये होगा या ये नहीं होगा, तो हमको ये पता है तो क्वेश्चन करने में दिक्कत कहाँ है। और पढ़ना है तो जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, नहीं बहुत फास्ट पढ़ेंगे, नहीं, हम कैलकुलेशन में हम टाइम बचाएंगे, फास्ट नहीं करेंगे। हम कैलकुलस में स्टेप जो है ना, जो कैलकुलेशन है उसमें स्टेप कम करेंगे। हम जल्दबाजी के चक्कर में 2 का 1 नहीं करेंगे,
आंसर आया 2, वो है ऑप्शन 3 में हमने ऑप्शन 2 लगा दिया। 2 दिमाग ने कहा 2, ऐसा नहीं करेंगे, अरे यार वाला नहीं करेंगे। बस ये चीजें हमको याद रखनी है दिमाग में बार बार कि हाँ ये हमको याद हो, क्योंकि एग्जाम में वही है। और हाँ ठीक है जल्दी करना नहीं, समय खूब मिलता है, सच बता रहा हूं। हमारे पास ये ग्रेजुएशन के जो 70 क्वेश्चन है ना, ये मतलब 60 मिनट 65 मिनट में भी हो सकते हैं सारे के सारे। तो कितना समय बचेगा तुमको, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को। और अपने को वैसे भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस छोड़ने वाले होते हैं, 150 में से 150 पर ही हाथ नहीं मारना होता है। 100 क्वेश्चंस भी कर लो तुम, 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन छोड़ भी दो ना, 100 क्वेश्चन में से 2-5 कट कुटा के ऐसे करके 100 क्वेश्चन पर आप आ जाओ 110 में से, तो आपके ले दे के 100 क्वेश्चन 200 नंबर यहाँ से, 60 वहां से, 320 330 से ऊपर आराम से निकल सकते हो। और बच्चे निकलते हैं, वो निकलते हैं तो तुम भी निकलोगे, है ना। वो कोई और ग्रह से थोड़ी आए हैं, अपने के ही है ना, यहीं के हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहना चाहते हैं, हवा मत बनाओ इसको दिमाग में कि और सेकंड ग्रेड कर रहे हो और इसमें तो होता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं होता है, होगा, है ना। हमारे यहाँ तो होता है, बस हमारे यहाँ होता है, बस तुमको भी ये ध्यान रखना है कि अपने यहाँ होगा। अगला, अच्छा पीआई पर आते हैं, है ना। ये फिर से साइड में सो रहा है ऊपर से। पीआई के लिए मैंने लिखा है एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू, जो यहाँ है ना, ये एफ ऑफ डी, यहाँ जो मैंने ऊपर जो लिखा है ये तो शायद दिख रहा है, विजिबल है, हाँ ठीक है, ये पता नहीं थोड़ा आज रह गया। समीकरण इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू हो तो पी आई का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। हाँ जी, पहला, क्योंकि पहला है ना जनरल मेथड 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू, वो होगा e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू डी एक्स, ठीक है। अच्छा वैसे ये बनता ऐसा है कि ये इसको v मानते, मतलब u मानते हैं और सॉल्व करते हैं, लीनियर बनता है, और लीनियर बन के हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन नया और बताऊं पक्का, क्योंकि शायद वहां से तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर ऑप्शन दे दिया तो। देखना, इफ क्वेश्चन ये है कि UPI है ना, तो हम क्या कहते हैं कि U इक्वल टू 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू, ठीक है। तो कहेगा UPI है तो U किस समीकरण को संतुष्ट करेगा। एक सवाल यहीं से बन सकता है सीधा सीधा, पीआई है तो किस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो हम यहां से लिखेंगे कि जी d माइनस अल्फा u इक्वल टू क्यू और du बाई डी एक्स माइनस अल्फा u इक्वल टू क्यू, ये समीकरण ऑप्शन में दे दे, ठीक है भाई। पीआई के लिए u इक्वल टू u अगर पीआई है तो q अपॉन डी माइनस अल्फा, और इसको उधर भेजा तो d माइनस अल्फा इंटू यू, तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये दे दे, दूसरा ऑप्शन du बाई डी एक्स प्लस अल्फा यू इक्वल टू क्यू दे दे, थर्ड du बाई डी एक्स माइनस अल्फा यू प्लस क्यू इक्वल टू 0 दे दे, यही तो बनाएगा। है ना, तो u अगर पीआई है तो ऐसा हमारे पास है ना, ये है तो ये मिलेगी इस समीकरण को। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन। अच्छा मैं ऐसे नए नए क्वेश्चन जो बनाता हूं ना, वो तुम आराम से वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है, साथ के साथ, क्योंकि क्लास देखने के बाद रह जाता है ना। हाँ जी, सेम अगर यहां है 1/d प्लस अल्फा क्यू, तो क्या फर्क आएगा, माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा एक्स क्यू डी एक्स। ये याद रखना है, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं, अगर ये याद है तभी वो क्वेश्चंस हो रहे हैं, है ना, भूलना नहीं है इनको। ये नया क्वेश्चन हमारा सेम, उसके लिए यहां प्लस हो तो सेम, प्लस हो तो प्लस हो तो प्लस हो तो ऑप्शन अब कौन सा बने, अच्छा यहां प्लस क्यों कर रहे हैं,
चलो ऑप्शन अब की बार कौन सा होगा उसके लिए, सेकंड क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, क्योंकि फिर हम ये लीनियर बना, देखो लीनियर को उससे सॉल्व कर सकते हैं, और हमने कहा कि पी में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया हुआ है जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में हम या हायर ऑर्डर में क्या कर रहे थे कि आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं था, तो हमने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया, मतलब आंसर को ही। क्यों? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में एन ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में एन आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए, केवल और केवल एन, है ना। ये हमने अब तक कहीं लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं कि nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में, है ना, एन आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम nth के ही सॉल्व कर रहे हैं बस इसमें, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है यहां पे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला काम, क्योंकि हमको हाँ आगे है हमारे पास स्पेशल फॉर्म पीआई के लिए। तो जनरल फॉर्म हो गई, स्पेशल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म में पहला है e की पावर ax आ जाए तो पीआई क्या होगा, e की पावर ax अपॉन एफ ऑफ डी, है ना, ये q अपॉन एफ ऑफ डी पीआई। तो हम e की पावर ax है तो हम सीधा सीधा कहेंगे e की पावर ax अपॉन एफ ऑफ a, मतलब d की जगह a पुट कर दो, क्या करो, d की जगह a, और अपॉन में जीरो नहीं बन रहा तो हमारा क्या हो गया, ये पीआई हो गया। बट अगर अपॉन में जीरो बन रहा है तो इसका मतलब a इसका एक फैक्टर है, मतलब d माइनस ए की पावर r फाई ऑफ d टाइप से कुछ आना पड़ेगा। तो पीआई अब क्या करेंगे, इसके लिए हम कहेंगे x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, इसकी वजह से e की पावर ax, और फाई ऑफ d में d की जगह a पुट कर देंगे। शर्त फिर से वही है, फाई ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो हो। बस ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ये शायद पूछा गया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, है ना। d माइनस अल्फा का इनवर्स क्या होगा, तब भी घबराना नहीं है। आगे हमारे पास देखो ये स्पेशल फॉर्म का हम कहां कहां कर सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक ax आ जाए, मतलब e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax अपॉन 2। अच्छा ये प्लस a हो या माइनस a हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ यहाँ पे अगर प्लस माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस चल रहेगा, माइनस ax है तो d की जगह माइनस a, जो है a वो लिखना है, प्लस में हो माइनस में हो कुछ भी हो, ठीक है। दूसरा साइन हाइपरबोलिक x आ जाए तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, वो लगा के हम करेंगे, है ना। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ax, कोस हाइपर इसका स्क्वायर करना, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर आ जाए, ठीक है। फॉर्मूले हमको वहां से भी हम कर सकते हैं आराम से। दूसरा e की पावर ax प्लस समथिंग का होल स्क्वायर आ जाए, होल क्यूब आ जाए, तो क्या करना है, होल स्क्वायर खोलना है और अलग अलग का अपने को कर देना है ना। जैसे हमको e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ डी है, तो हम क्या करेंगे, e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस 1 सबके अपॉन में एफ ऑफ डी, सबके अपॉन में एफ ऑफ डी, इसके अपॉन में भी क्या होगा यहां से कि ये जो है ना ये e की पावर 0x कंसिडर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो ये हमारे पास d ये 0 हो जाएगा, यहां पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे हमारे पास कुछ कुछ और फॉर्मूले हैं जो मेरे को लिखने हैं, मैं लिखता हूं, और हम कम से कम ये जो फॉर्मूला वाला है, पूरी थ्योरी वाली क्लास है हमारी, है ना, बस ये हो जाए तो हमारा हम क्वेश्चंस पर आएंगे। सेकंड स्पेशल फॉर्म, सेकंड में क्या है हमारे पास, है ना, Q जो है साइन ax या कोस ax हो तो हम क्या कहेंगे, पी आई इक्वल टू
साइन ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर है, क्या है? तो हम लिखेंगे साइन ए एक्स एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर और एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू, याद क्या रखना है, जहां डी स्क्वायर हो वहां माइनस ए स्क्वायर रख देना है। और बड़ी बात ये, सर हमारे पास डी क्यूब आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डी इंटू डी स्क्वायर, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे और डी को रहने देंगे। अगर सर हमारे पास डी प्लस वन बच गया सब रखने के बाद, तो हम डी माइनस वन, डी प्लस वन, है ना, माइनस वन, रेशनलाइजेशन करके फिर से डी स्क्वायर बना देंगे नीचे। ऊपर जो रहेगा यहाँ साइन ए एक्स कोस एक्स कुछ भी हो, अंदर जाएगा डी ऑफ साइन ए एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए एक्स, डी मतलब डिफरेंशिएशन, वन अपॉन डी मतलब यहां रहेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ जी, ये सेम साइन एक्स की जगह कोस एक्स आ जाए तब भी यही करना है। ठीक है, फिर इसी में एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन जो पी आई है वो क्या है, साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या प्लस ए स्क्वायर की पावर एन हो, साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2 अपॉन 2a की पावर n फैक्टोरियल। ये याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसा है तो किसके बराबर होगा? आजकल वो बस फॉर्मूले तुमको कितने याद है वो टेस्ट कर देता है, कई बार यहाँ चीजें बदल देता है ना। जैसे यहाँ पर तुमको n की जगह हमारे n+1 दे दे तो तुमको वो गायब कर सकता है ना, सोचने पर मजबूर कर सकता है। जैसे तुमको यहाँ पर साइन, क्योंकि रटाया हुआ है तुम्हारा क्या है, वो थोड़ा सा बदल देता है रटे हुए से, इसकी जगह है n+1, तो हमारा -1 की पावर n+1 x की पावर n+1 साइन ए एक्स प्लस, है ना, n+1 π/2 तो n π/2 प्लस π/2, है ना। और अपॉन में क्या है, यहां से 2a की पावर n+1 और फैक्टोरियल n+1, तो इसको वो n+1 इंटू फैक्टोरियल n भी करा के कुछ न कुछ अलग फॉर्म बना के दे दे, तब भी हमको घबराना नहीं है। सर यहाँ साइन की जगह कोस आ जाए तो यहाँ कोस आ जाएगा, बस इतना फर्क आएगा। ठीक है, और दूसरा इसी में, है ना, ये कब और कर सकते हैं हम, इसके लिए हमारे पास क्या क्या हो देखना। पहला साइन ए एक्स कोस बी एक्स आ जाए, है ना, साइन ए एक्स साइन बी एक्स आ जाए, तब भी हम ये कैसे करेंगे इसको, वो हमारे 2 साइन ए मतलब, है ना, 2 साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला। थर्ड यहां पर कोस ए एक्स कोस बी एक्स आ जाए, है ना, तो 2 कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको अलग अलग साइन और कोस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। नंबर 4 हमारे पास जैसे साइन स्क्वायर में आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, यही होता है कोस 2ax, कोस 2x क्या होगा, माइनस आएगा कि प्लस आएगा, कोस 2x जो होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हाँ ठीक है, ये सही लिखा है। ऐसे ही साइन स्क्वायर वाली टर्म आ जाए तब भी हम ये लगा सकते हैं, है ना। ये कुछ बना के दे दे तो हमको घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनाएंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर आगे अगला नंबर 3 के बाद, है ना, x की पावर n हो, x की पावर n, है ना, स्पेशल फॉर्म साइन एक्स कोस एक्स e की पावर x, x की पावर n हो, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर वैसे तो हम अगर फॉर्मूले में है d प्लस a की पावर n अपोन में है,
तो हम क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे और यहाँ से अपोन में जो रहेगा ना 1 प्लस डी बाई ए की पावर एन, और सॉल्व करते हैं इसको किससे, ऊपर जाएगा 1 अपॉन ए की पावर एन 1 प्लस डी बाई ए की पावर माइनस एन। बस ये ध्यान रखना ऐसे करते हैं। इस टाइप वाले क्वेश्चंस को हम किससे करेंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे सर, जो भी हमारे पास पीआई दे रखा होगा उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे और राइट हैंड साइड ले आएंगे। जो आ रही होगी वो हमारा आंसर है, जो नहीं आ रही होगी वो नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ना, e की पावर x इंटू वी टाइप का कुछ दिख जाए जहां v x का फंक्शन हो। ये सारी फॉर्म अपने को याद रखनी ही रखनी है, कुछ भी हो जाए। नींदों में उठा के पूछे कि बता क्या होता है, तब भी उठ के बता दो और वापस सो जाओ बोले, है ना। हाँ, नेक्स्ट फॉर्म नंबर 4, Q इक्वल टू ई की पावर ax इंटू वी हो तो हमारा जो पीआई है ई की पावर ax इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी, वी x का फलन है ना, x का फंक्शन है हमारे पास। हाँ जी, इसको क्या करते हैं, e की पावर x को लाते हैं तू चल बाहर, और d की जगह हम d प्लस ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, d की जगह d प्लस ए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 5, x इंटू वी x का फलन है। ये तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है ना। क्या है इसका फॉर्मूला, मुझे भी अभी याद नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास पीआई जो है x इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी, है ना। तो ये होगा हमारे पास x माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी, यही होना चाहिए शायद, ठीक है। और इंटू में 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं और इसकी जगह वो ऐसा भी पूछ सकता है ना, x v अपॉन एफ ऑफ डी और फिर प्लस d बाई डी डी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ डी और यहां बाहर में v, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये सेम फॉर्मूला है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दे दिए कौन सा नहीं है। इसका मतलब ये जो खासकर हमारे पास ये वाले हैं, इनसे नया क्वेश्चन बना के दे दे। बस हमारा ध्यान वहां रखना है कि देखना है आंसर लगाने से पहले n दिया कि n/2 दिया, है ना। कि जैसे यहां पर n/2 दे दे, क्या दे दे, n/2, तो ये n/2 तो अच्छा ये तो n/2 है ना। अच्छा ठीक है, उसकी जगह 2n दे दे, 2n दे दे तो ये 2n हो जाएगा, तो -1 की पावर 2n हो गया और 2n यहां हो जाएगा और यहां से 2n से क्या होगा, n पाई बचेगा, यहां पावर 2n और 2n फैक्टोरियल। तो ये जरूर ध्यान रखना कि उसने 2 लिखा है कि क्या लिखा है, बस वो हल्का सा चेंज करता है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो हमको क्या, ये जो है -1 की पावर इवन कुछ भी करें तो ये बन जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा और सुंदर बनाए तो n पाई मतलब पाई 2 पाई। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में रहने वाला ये, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में भी रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहेगा। हाँ, तो साइन ax कोस n पाई होगा -1 की पावर n। अच्छा ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं -1 की पावर n x की पावर 2n साइन ax। देखो बातों बातों में क्या गजब की चीज निकल के आई है। ये पूछ ले, ये देखे, सच बता रहा हूं, ये आजकल यही कर रहा है। 2n दे के पूछ ले इस वाली फॉर्म में, तुम सोचते हो और n/2 होना, अरे ये n वाला है ना, आगे जैसे इसको खोलेंगे साइन ax कोस n पाई प्लस, है ना,
कोस ए एक्स साइन एन पाई, साइन एन पाई हमेशा 0, कोस एन पाई -1 की पावर n, तो बिल्कुल दे सकता है ये वाला, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, चलिए ये हमारी आज की क्लास है। हमने थ्योरी से कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकल के आए। ये वाला तो मोस्ट है, सच बता रहा हूँ। इसकी जगह कोस दे दे, साइन दे दे, जो दे दे, जो मर्जी हो, है ना, वो अपने को ध्यान रखना है। साइन की जगह कोस बना के दे दे, तुम खुद करना अब क्या होगा, है ना। चलिए, तो अब अपन मिलेंगे हमारी अगले क्लास में, और तब तक वही अच्छा लग रहा है कमेंट के साथ शेयर करिए, है ना, ताकि मुझे अच्छा लगे, हाँ यार बच्चों को समझ आ रहा है ना। और मेरे जो साथी हैं, तुम मेरे साथी के बराबर ही हो यार, ज़्यादा अंतर नहीं अपने में, तुम आगे बढ़ो बस, है ना। ये पढ़ो, ये फ्री में इसीलिए है कि गांव का कहीं दूर दराज का बच्चा बैठे और वो कहीं इस चीज़ से अटक रहा हो, कम से कम वो निकले यार इस चीज़ से, है ना। ये ध्यान रखना कि हम, जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, हमको एक जना चाहिए कि वो बैरियर तोड़े, है ना। हमारे लिए कोई बिजनेस करना नहीं पॉसिबल है बहुतों के लिए कि हम बिजनेस कर पाए, या तो हम काम करेंगे जहाँ नौकरी करेंगे। तो हमारे लिए पढ़कर आगे जाना, और कोई मोटिवेशन ही नहीं चाहिए हमको, कुछ और मोटिवेट नहीं। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा यार कि तुम उस बैरियर को तोड़कर, उस गरीबी को तोड़कर आगे निकल जाओ। मैं निकला हूँ, कोई बड़ी फैमिली से नहीं है, बहुत छोटी फैमिली से है। तुम भी कर सकते हो, बस पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो, है ना। रोज पढ़ो, 10-12 घंटे, 15 घंटे। हम जल्दी अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे, है ना, थोड़े बस कुछ ही दिनों में जल्दी बनाएंगे। वहाँ हम डिस्कशन भी करेंगे, है ना। मेरे से जो क्वेश्चंस रह रहे हैं उनका डिस्कशन वहाँ पर फोटो डालोगे, सर ये कैसे करेंगे, कैसे, अपने आप में डिस्कशन, एक दूसरे की मदद करते हुए चलेंगे। हम जब डिस्कशन करते हैं, कोई क्वेश्चन आया है, हम वो टॉपिक पढ़ के आगे निकल चुके हैं, तो हम वो क्वेश्चन फिर से देखते हैं, तो क्या होता है, हमारा फिर से रिवीजन होता है। तो इससे घबराना नहीं है, और ऊपर वाला हमारे साथ है ना। जिसको भी आप मानते हो, भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, वो हमेशा साथ देता है जो मेहनत करता है उसकी। वो ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि तुम्हारा हो जाएगा। बस उसको दिखना चाहिए बच्चा मेहनत कर रहा है, बस करो, तुम जी जान लगा दो अपनी। ठीक है, तो अपन मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जहां पर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।